दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जहाँ भी आपको लगे कि यह महत्वपूर्ण है, लिखने योग्य है, उसका स्क्रीनशॉट भी लेना मत भूलिएगा। और ये जो छोटे छोटे प्रयास हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस आफत की घड़ी में, अगर ये आपको पसंद आ रहा है, आप इससे लाभ उठा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए ज़रा इन शब्दों पे ध्यान देते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये वर्ब्स हैं, जैसे एब्सेंट, अवेल, डिमीन, इंग्रेसिएट, प्राइड, परजर। इन सब को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब बात आती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने प्रोनाउंस के चैप्टर में इन्हें अवश्य पढ़ा होगा। आगे कभी इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आप मेरी बात समझ पाएँ, इसके लिए संक्षेप में जानिए कि प्रत्येक प्रोनाउन के लिए उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ्स, यू के लिए सिंगुलर में योर सेल्फ, प्लूरल में योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, वन के लिए वन सेल्फ और देम के लिए देम सेल्फ्स। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन क्रियाओं के बाद नेसेसरली प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहा जाता है। अब इन उदाहरणों से इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। मोहन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज एकेडमिक बैकग्राउंड्स। आई नेवर एब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। One should avail oneself of an opportunity. Why did you perjure yourself in court? She tried her best to ingratiate herself with the members of the committee. We wouldn't demean ourselves by asking for charity. इन सभी वाक्यों में ध्यान से देखिए तो प्राइड के बाद हिम सेल्फ, एब्सेंट के बाद माई सेल्फ, अवेल के बाद वन सेल्फ, परजर के बाद योर सेल्फ, इंग्रेसिएट के बाद हर सेल्फ और डिमीन के बाद आर सेल्फ्स का प्रयोग किया गया है। अगर इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यहाँ से ओमिट कर दिया जाए तो ये सारे वाक्य गलत हो जाएंगे। इसलिए आप इन्हें बिना रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन के न तो लिखें न तो बोलें। यहाँ प्राइड के बाद आने वाले ऑन, एब्सेंट के बाद आने वाले फ्रॉम, एवेल के बाद आने वाले ऑफ, इंग्रेसिएट के बाद आने वाले विथ का भी ध्यान रखिएगा। इन क्रियाओं के बाद इन्हीं प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों में मुझे लगता है कि कुछ वर्ब्स की मीनिंग को लेकर आपके मन में अगर शंका हो तो अवेल का मतलब होता है किसी अवसर का लाभ उठाना। वाक्य में वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिले अवसर का लाभ उठाना चाहिए। परजर का मतलब शपथ लेकर कोर्ट में झूठ बोलना, मतलब अपनी
अपने बयान से बदल जाना होता है। वाई डिड यू परजर योर सेल्फ इन कोर्ट, अर्थात शपथ लेने के बावजूद, सच बोलने का वादा करने के बावजूद आपने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। इनग्रेशिएट का अर्थ होता है किसी को अपने पक्ष में करना, घूस देकर, चापलूसी करके, किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में करना। शी ट्राइड हर बेस्ट टू इनग्रेशिएट हर सेल्फ विद द मेंबर्स ऑफ द कमिटी का अर्थ है कि उसने समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में करने का, अपने लिए राजी करने का प्रयास किया। और डिमीन का अर्थ होता है किसी को नीचा दिखाना या अपमानित महसूस करना। वाक्य है वी वुडंट डिमीन आवर सेल्व्स बाय आस्किंग फॉर चैरिटी, अर्थात दान के लिए, सहायता के लिए किसी से कहकर या सहायता की मांग कर हम अपना अपमान नहीं करेंगे, हम खुद को नीचा नहीं दिखाएंगे। अब जरा इन क्रियाओं पे ध्यान दीजिए। बिहेव, शेव, adjust, dress, hide, identify, prepare, prove, wash, worry। इन क्रियाओं को या वर्ब्स को सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें रिफ्लेक्सिव के साथ या रिफ्लेक्सिव के बिना लिखा जाता है, किंतु इससे उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। आप उदाहरणों से देख सकते हैं। शी विल ग्रेजुअली एडजस्ट टू हर न्यू रोल, या शी विल ग्रेजुअली एडजस्ट हर सेल्फ टू हर न्यू रोल। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। यहाँ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करें या न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाक्य दोनों ही शुद्ध हैं। यहाँ पर भी आप प्रेपोजिशन का ध्यान रखें कि एडजस्ट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बिहेव योर सेल्फ नाउ अथवा बिहेव नाउ, ही हैज़ टू सेव हिमसेल्फ ट्वाइस अ डे अथवा ही हैज़ टू सेव ट्वाइस अ डे। नेहा आइडेंटिफाइड हर सेल्फ स्ट्रांगली विथ मेन कैरेक्टर इन द प्ले, या नेहा आइडेंटिफाइड स्ट्रांगली with the main character in the play. The girl hid herself behind a curtain, या the girl hid behind a curtain। इन सभी वाक्यों का अर्थ एक ही है, अर्थात हर पेयर का, जो पेयर बना के लिखे गए हैं आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, दोनों ही पेयर के अर्थ एक हैं, दोनों ही शुद्ध हैं। एक में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हुआ है, एक में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्रियाएं रिफ्लेक्सिव के साथ और रिफ्लेक्सिव के बिना लिखी जाती हैं और अर्थ में कोई भेद नहीं होता, इसलिए इन्हें सेमी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहा जाता है। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि आइडेंटिफाई के साथ विथ का प्रयोग होता है। अगर ये प्रीपोजिशंस भी कभी कभी हो सकता है कि हटा दिया जाए या गलत प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए, तो इससे भी सवाल बन सकते हैं, आपको इनका भी ध्यान रखना है। अब जरा इन वर्ब्स पर ध्यान दीजिए। ब्लेम, अक्यूज, एडमायर, अम्यूज, डिसलाइक, फीड, गेट, हर्ट, परसुएट और कभी कभी ड्रेस। इन वर्ब्स को नॉन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो रिफ्लेक्सिव अथवा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में से किसी एक का चुनाव कर लें। कहने का तात्पर्य कि अर्थ के अनुसार कभी इनके बाद रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है और कभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। आइए उदाहरणों से समझा जाए। राधाज मदर ड्रेसेज हर बिफोर 8 AM। इस वाक्य में जो हर है वो राधा के लिए आया है, अर्थात राधा की माँ ने राधा को
8 बजे से पहले परिधान पहनाकर तैयार कर दिया। जबकि दूसरा वाक्य है राधाज मदर ड्रेसेज हर सेल्फ बिफोर 8 AM। यहाँ पर हर सेल्फ राधा की माँ के लिए आया है। इसका अर्थ है राधा की माँ 8 बजे से पहले परिधान पहनकर स्वयं तैयार हो जाती है। इसी प्रकार आगे के वाक्यों को देखिए। मोहन्स फादर गेट्स हिम अप बिफोर 7 AM। यहाँ हिम मोहन के लिए आ रहा है कि मोहन के पिता मोहन को 7 बजे से पहले उठा देते हैं। दूसरा वाक्य मोहन्स फादर गेट्स हिमसेल्फ अप बिफोर 7 AM। यहाँ हिमसेल्फ पिता के लिए आया है, अर्थात मोहन के पिता 7 बजे से पहले उठ जाते हैं। Why did you hurt me? तुमने मुझे दुख क्यों दिया? ठीक है, इस वाक्य का मतलब है तुमने मुझे दुख क्यों दिया। Why did you hurt yourself? इसका मतलब कि तुमने स्वयं को दुख क्यों दिया। अब देख रहे हैं इन वाक्यों में एक बार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, और वहाँ पर वाक्य में अंतर आ रहा है। She blamed me for the accident। इसका मतलब अर्थ है कि उसने दुर्घटना के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया, मुझ पर दोषारोपण किया। She blamed herself for the accident, अर्थात उसने दुर्घटना के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराया। The jury acquitted him of murder, अर्थात न्यायमंडल ने उसे हत्या के दोष से मुक्त कर दिया, सजा माफ कर दी, निर्दोष साबित कर दिया। He acquitted himself brilliantly in the exams का मतलब उसने शानदार ढंग से परीक्षा दी, अर्थात उसने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रकार इस सीरीज के वर्ब्स को आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्रियाओं के बाद हम अपनी चॉइस के अनुसार कभी रिफ्लेक्सिव और कभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है वाक्य के अर्थ में अंतर आता है। आवश्यकता अनुसार ये चुनाव आपको लिखते बोलते समय करना है। अब मैं 2 वर्ब्स की चर्चा अलग से करना चाहता हूँ, जिसमें से पहली है एन्जॉय। एन्जॉय एक स्पेशल वर्ब है जिसका कहना है कि मैं जब भी वाक्य में आऊँ तो मेरे साथ या तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह अकेले कभी लिखी नहीं जाती, इसलिए आप इस प्रकार के वाक्य न लिखें न बोलें, जैसे आई एन्जॉयड, प्लीज़ एन्जॉय, वी आर एन्जॉइंग। ये सब के सब गलत है। एन्जॉय क्रिया का प्रयोग करते समय हमारे सामने डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है, आई एन्जॉयड माई सेल्फ। इस वाक्य का अर्थ है आई हैड अ गुड टाइम, अर्थात मैंने कुछ अच्छे वक्त बिताए, अच्छा पल बिताया। इसी प्रकार आई एन्जॉयड द पार्टी, इसका अर्थ है आई टुक प्लेजर इन द पार्टी, अर्थात मुझे पार्टी में बहुत मज़ा आया। फिर आई एन्जॉयड द गेस्ट्स, इसका अर्थ है आई लाइक्ड देम, अर्थात मुझे मेहमानों की संगत पसंद आई, मुझे वो पसंद आए, मैंने उनके साथ जो वक्त बिताया वो अच्छा वक्त था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में एन्जॉयड के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है माई सेल्फ। दूसरे वाक्य में एक नाउन फ्रेज आया है द पार्टी, और तीसरे वाक्य में भी नाउन फ्रेज आया है द गेस्ट। लब्बो-लुआब ये है कि एन्जॉय क्रिया का वाक्यों में प्रयोग करते समय हमें आवश्यकता अनुसार या तो किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग, वो कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, जेरेंड हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं आई
एन्जॉय टीचिंग, डू यू एन्जॉय प्लेइंग चेस, आदि आदि। या तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। एन्जॉय क्रिया को कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता। इस कैटेगरी की दूसरी वर्ब है फील। फील की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका प्रयोग सेमी रिफ्लेक्सिव तथा नॉन रिफ्लेक्सिव दोनों रूपों में किया जाता है। अर्थ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आप इसे सेमी रिफ्लेक्सिव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और नॉन रिफ्लेक्सिव के रूप में भी। जैसे पहले दो एग्जाम्पल सेमी रिफ्लेक्सिव को प्रदर्शित करते हैं। शी ऑलवेज फेल्ट हरसेल्फ wounded by his remark. She always felt wounded by his remark. पहले वाक्य में फेल्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ आया, दूसरे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। पीछे हमने चर्चा की कि सेमी रिफ्लेक्सिव का से तात्पर्य ऐसी वर्ब से है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग हो या न हो, अर्थ पर कोई अर्थ असर या प्रभाव नहीं पड़ता। आप यहाँ देख सकते हैं। और नॉन रिफ्लेक्सिव के रूप में ही फेल्ट कोल्ड, आई फील सैड, अर्थात यहाँ रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता है ही नहीं। इस तरह से आज हमने आपकी परीक्षाओं में आने वाले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के, एरर्स के, इम्प्रूवमेंट के। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी चर्चा से, इस प्रयास से आप लाभान्वित हुए होंगे, आप कुछ सीखे होंगे, आपको आगामी परीक्षाओं में कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। यदि ऐसा होना संभव लगता है तो आइए, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लॉकडाउन में निश्चित रूप से समस्याएं हैं, किंतु घर बैठे जितना प्रयास मैं अपने छात्रों के लिए कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, सबको फ़ायदा हो, आप और बेहतर करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।